Very good evening dear students. Deliver our topic current electricity. ये टॉपिक आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा बेस्ड अपॉन द बोर्ड. अगर एनसीईआरटी बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली क्लास 10th में आपको रहा होगा. स्टेट बोर्ड से हैं तो थोड़ा सा आपको झलक क्लास 9th में रही होगी. बट इसका असली वेटेज आप एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12th में लेते हैं. ठीक है, ये एक बड़ा ही लेंदी टॉपिक है बट ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है. ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेसिकली अगर मैं शुरुआत करूं तो करंट का कॉन्सेप्ट आपके चार्ज के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा पहले आया था. जब तक चार्ज को हमने नॉमेनक्लेट नहीं किया था कि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उससे पहले करंट का कॉन्सेप्ट आ गया था. तो हमें लगता था, थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री अगर मैं बात करूं, हमें लगता था कि करंट क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है. किसका फ्लो है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए और उसमें फाइनली कंक्लूड हुआ कि चार्ज इज नथिंग बट इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब जो प्रीवियस थ्योरी डेवलप हो गई थी कि चार्ज तो भाई पॉजिट्रॉन जैसी चीज़ें हैं जो फ्लो कर रही हैं और उसी को अपन चार्ज को फ्लो को ही अपन करंट बोल रहे हैं, तो वो थ्योरी आपकी गलत ना हो जाए तो हमने एक नए कॉन्सेप्ट की बात करी जिसमें टर्म कॉइन किया गया पॉजिट्रॉन. हालांकि दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, बट बाद में चल के आपको पॉजिट्रॉन नाम की चीज़ भी मिलती है जब हम एटम या न्यूक्लियाई में हम बात करते हैं. तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म व्हाट इज करंट. तो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. तो करंट क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज. करंट है आपका, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. लेकिन थोड़ा सा और डिटेल की मैं बात करूं कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो खाली करंट पैदा हो जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. समटाइम्स इट मे और समटाइम्स इट नॉट. दैट मीन्स अगर मैं एक रॉड की बात करूं, कंडक्टिंग रॉड की बात करूं, एक सिंपल रॉड है आपके पास, एक सिंपल रॉड है आपके पास जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री चार्ज अवेलेबल है. और अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर, किस पे बात करूं? रूम टेम्परेचर पे. जब रूम टेम्परेचर होगा तो बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी सम इलेक्ट्रॉन गेटिंग द थर्मल एनर्जी एंड एक्साइटेड एंड स्टार्ट मूविंग रैंडमली एट अ वेरी हाई स्पीड इन ऑर्डर टू वी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड. ये कितनी होती है? इन ऑर्डर टू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो जो हमने बात कही थी ऊपर, फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इज कॉल्ड करंट. जनरली यही अपन कह के निकल जाते हैं आगे. तो ये कितना सच है? अगर केवल चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट डेवलप हो रहा होता तो मैं अगर एक कंडक्टिंग वायर या रॉड ले लूं एट अ रूम टेम्परेचर, तो बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी उसके पास रैंडम मोशन होगा, तो मेरे को करंट लगना चाहिए था. बट ऐसा हुआ क्या? नहीं. इसका मतलब कंडक्टिंग रॉड है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे मूव भी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, बट स्टिल आई विल नॉट फील एनी करंट. इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ इनकम्प्लीट डेफिनेशन. कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो इसमें मिसिंग है. तो करंट होता क्या है? बेसिकली इट इज एन इवेंट इन विच चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस and crosses a cross section of a conducting wire or rod in the particular direction in the given time period. Again I will repeat. मैंने बोला कि चार्ज का फ्लो, ठीक है, एक इवेंट है जिस दौरान ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं. अगर ये चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को कवर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ इन अ गिवन टाइम पीरियड,
इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो केवल और केवल ये वाले चार्ज ही करंट डेवलप करेंगे। तो करंट क्या होगा आपका, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट दोज चार्ज विच क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन अ गिवन टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह घूम रहे हैं और घूम फिर के वापस वहीं के वहीं। तो इसके लिए फिर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई गई कि एक कंडक्टिंग रॉड या वायर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अच्छे खासे मूव भी कर रहे हैं, बस करंट डेवलप नहीं हो रहा। तो इसके पीछे रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के देखी गई कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो बेसिकली एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और क्लस्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिकली उनके पास जो मोशन होता है वो कैसा होता है, ब्राउनियन मोशन, जस्ट लाइक अ गैस। ठीक है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा अपन ने मस्त, यहाँ से ये गया और यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, फिर ये इधर मुड़ गया, फिर इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर ये इधर मुड़ गया, फिर इसके साथ कोलिजन हुआ, फाइनली ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके ये एंड हो गया। तो अगर मैं बात करूँ नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट चार्ज का कितना है, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट चार्ज का जीरो है तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो चार्ज क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चार्ज डज नॉट क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, हेंस चार्ज बिहेव लाइक अ रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो यहाँ पे कोई भी करंट डेवलप नहीं हुआ। गॉट इन माई पॉइंट नाउ। तो अगर मेरे को करंट देखना ही है तो मुझे इस कंडक्टर को, जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी एक चार्ज के ऊपर और उस चार्ज को वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी वजह से आपको जो करंट होगा वो मिलेगा। क्लियर है? नाउ कम टू दी सम बेसिक पैरामीटर बिफोर आई कनेक्ट टू दी दिस कंडक्टिंग वायर इनटू अ बैटरी। कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं करंट। करंट की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो सिंपल ये होता है आपका कूलाम पर यूनिट ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर इज द वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। 7 जो यूनिट है अपने पास, ठीक है, फंडामेंटल, उसमें से वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इज एम्पियर, जिसको करंट से डिनोट किया जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। तो करंट बेसिकली आपके दो टाइप के होंगे। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस करंट विच इज डिनोटेड बाई आई इंस्ट। सेकेंड इज एवरेज करंट विच इज डिनोटेड बाई आई एवरेज। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या हो गया आपका, आई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत इंस्टेंटली। जब बात करूं एवरेज की, यहां पर होता है आई एवरेज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ये वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्या इसके अंदर मैं डी टी को इधर ले जाऊं तो डी क्यू आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर लेता हूं तो यहां से मेरे पास 2-3 चीजें निकल के आती हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करके आई विल गेट द चार्ज फ्लोन, ठीक है। सेकंड, अगर मुझे यहां पे दिया हुआ है एक टाइम और एक करंट ग्राफ, टाइम एंड करंट ग्राफ, और ये टाइम एंड करंट ग्राफ ऐसे दिया गया है, मान लो ये 1 सेकेंड और मान लेते हैं ये 2 सेकेंड और ये मान लेते हैं अपन आपका 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर।
बोला गया कि बताइए टोटल चार्ज कितना है। तो आराम से अपन ने ये इक्वेशन पढ़ रखी है। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसी भी का तो वो क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व ऑन आई वर्सेस टी ग्राफ। तो एनी एरिया अंडर द कर्व ऑफ आई टी ग्राफ प्लॉटेड ऑन दी टाइम एक्सिस विल गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ये क्या देगा आपको, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। इतना वही चार्ज फ्लो हुआ। अब इस टोटल चार्ज में हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो मेरे को पता है यहाँ से अपन ने आराम से इस इक्वेशन से Q निकाल लिया और Q का एक फॉर्मूला जानते हैं N इंटू ई। क्लियर है, मेरे को चार्ज पता है, आप E से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने को। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद एक टर्म आता है अपना जिसको बोलते हैं अपन करंट डेंसिटी। थोड़ा सा इसका रीज़न देखते हैं कि भाई करंट डेंसिटी की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। बेसिकली हमसे पूछा गया कि करंट के बारे में बताइए कि ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर और वेक्टर। तो साफ साफ पता चलता है कि करंट के पास अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझूं और मान लो ये 90 डिग्री पर है और यहाँ से 3 एम्पियर बाहर निकल रहा है और यहाँ से मान लेते हैं 4 एम्पियर बाहर निकल रहा है। तो पूछा गया कि बताइए यहाँ से करंट कितना अंदर हुआ। तो ये दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँ कितना एम्पियर करंट अंदर गया होगा तो डेफिनेटली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 7 एम्पियर। इवन दो ये 90 डिग्री है फिर भी अपन ने ये नहीं बोला 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5, हमने सीधा सीधा जोड़ दिया 3 और ये 4 मिल गए 7। यानी कि ये कौन सा अलजेब्रा से आया, सिंपल अलजेब्रा से। अगर ये सिंपल अलजेब्रा से आ रहा है तो ये क्या हो गई, सिंपल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। बट क्या इसको बिना डायरेक्शन के अपन कंक्लूड कर सकते थे? क्या इसकी जगह मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हूँ? दिस इज द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जितना चार्ज है उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। क्लियर है। चार्ज एक्युमुलेशन कैन नॉट बी डन। ना तो चार्ज को नया बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, कन्वर्जन इज पॉसिबल, ट्रांसफर इज पॉसिबल। नाउ तो अकॉर्डिंग टू दिस कि इस करंट के पास भले ही डायरेक्शन है बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसको फॉलो नहीं कर रहा। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा तो मैं क्यों इसको स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट करूं? ये सिंपल अपना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। बट अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन किया गया है और इस कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से करंट इज अ टेंसर। ये क्या है? टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। बट अगर मान लो हमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछ लिया गया कि बताओ कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो अपन बोल देंगे कि ये भाई एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये कैसी है? स्केलर। अगर बात करें तो ज़्यादा करेक्ट ये है, कम करेक्ट ये, मतलब गलत कोई भी नहीं है, बट ये वेक्टर नहीं है। क्लियर है। बिकॉज वेक्टर के लिए एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो करंट कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है टेक्निकली। क्लियर है। अब मैं बात करूं एरिया की। तो एरिया के साथ भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी बताया था एरिया के साथ। हमारे कुछ जगह पे लिखा हुआ है एरिया इज अ वेक्टर। बेसिकली एरिया एंड एरिया वेक्टर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एरिया अलग होता है और एरिया वेक्टर अलग होता है। एरिया बेसिकली अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बट एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक अ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली एरिया अलग है और एरिया वेक्टर अलग है। तो यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? एरिया वेक्टर की। तो एक तो ये आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल गई।
ठीक है, और कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो इसके पास भी है, तो मुझे एक टर्म ऐसा कॉइन करना था जिसके पास डायरेक्शन हो। तो हमने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको अपन नोट करते हैं जे से, इट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी, करंट अपॉन एरिया। ये एरिया बेसिकली एक एरिया वेक्टर होता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये कहाँ होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, ठीक है, आई कहाँ जा रहा है, अपना ईस्टवर्ड जा रहा है, और मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ठीक है। अगर इस एरिया की मैं बात करूं, एरिया वेक्टर किधर होगा, तो साफ साफ जानते हैं कि एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो गया इसका, DA, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो आराम से अपन डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर J इक्वल्स टू I बाई DA, J अपॉन I बाई DA। लेकिन केस दूसरा बन गया, यहाँ पर उसने बोला कि एरिया ये नहीं है, एरिया आपका ये है, यही करंट है, करंट यही है, बट अब ये इस वाले रेड वाले एरिया से जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, DA ये होगा। लेट्स सपोज यहाँ से ये किस एंगल पर है, थीटा पे, तो इसका एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, DA cos थीटा, DA cos थीटा। तो यहाँ पर सेकंड वाले केस में, ये सेकंड केस में J क्या हो जाएगा बेटा, I अपॉन DA cos ऑफ थीटा। अब इसको इधर लेके आते हैं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J DA cos ऑफ थीटा। AB इक्वल्स टू, A डॉट B इक्वल्स टू AB cos ऑफ थीटा। ये कौन सा बन रहा है प्रोडक्ट, A डॉट B, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा लिखा जा सकता है J डॉट DA, J डॉट DA। अगर मान लेते हैं कि अपने पास J इज अ फंक्शन ऑफ A, J इज अ फंक्शन ऑफ A, तो ये वेरिएबल के केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA। क्लियर है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला का याद रख लेते हैं तो अपने काफ़ी क्वेश्चंस इससे क्रैक हो जाएंगे। क्लियर है, इसको फटाफट नोट कर डालिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। नाउ Now come to the topic of drift velocity. Drift velocity, इसको अपन VD से नोट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लिया अपने पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आराम से एट रूम टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, ठीक है, और करते करते कहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हुए थे। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे गया, यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ गया, यहाँ कोलाइड किया, यहाँ गया, यहाँ कोलाइड किया, और वापस कहाँ पहुँच गया, अपने स्टार्ट पॉइंट पे। इसका मतलब यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 0। तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई इसकी, 0 एट रूम टेम्परेचर, इवन दो फ्री इलेक्ट्रॉन हैविंग हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, बट स्टिल इट्स नेट वेलोसिटी और नेट डिस्प्लेसमेंट रिमेन 0। क्लियर है। अब क्या किया अपने इस आइसोलेटेड कंडक्टर को पकड़ के जोड़ दिया एक बैटरी से। ये रहा अपने पास वही आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है, इसको अपन ने जोड़ दिया एक सिंपल बैटरी से। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, V बैटरी से, तो इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V का। क्लियर है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं जानता हूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे था, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये चला होगा रैंडम मोशन, यहाँ पे टकराया होगा, फिर यहाँ पे टकराया होगा, फिर ये वापस टकराते 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 और 2-3 बार टकराते हुए यहाँ पहुँच गया। अब ये जो स्टार्ट पॉइंट था
और जो एंड पॉइंट था ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जैसे ही मैंने आपका बैटरी लगाई तो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं, any positive charge in the direction of electric field experience force in the direction of electric field. Similarly, any negative charge in the direction of electric field experience force opposite to the electric field. और आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास भी एक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? इस साइड, ठीक है। चार्ज कैसा है? नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी? इधर। तो बेसिकली जो स्टार्ट पॉइंट था और जो एंड पॉइंट था, इनके बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आ गया? ड्रिफ्ट आ गया। क्या आ गया? हल्का सा ड्रिफ्ट आ गया। क्लियर है? इसका मतलब अब इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो नेट वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये स्पेसिफिक रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल टू डेवलप करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेवलप कर सकता है करंट। क्लियर है? अब देखिए, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करी गई अपन ने। देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पकड़ के देखते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, और इस पर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, दैट इज ई इंटू ई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्री नहीं है, इसके पास बहुत सारे इस जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके साथ लगातार कॉलिजन में हैं। तो बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ये क्या है? एक रजिस्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है? एफ रजिस्टिंग, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और जनरली एक्सपेरिमेंटली देखा गया कोई कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसको रजिस्ट करता है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? उसके बाद भी अगर मैं मान लूं कि इसका नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नेट एक्सीलरेशन इसके बाद भी, देखो ये इसको इधर पुल कर रहा है बट ये इसको इधर पुल कर रहा है, उसके बाद भी मान लिया अपन ने कि ये थोड़ा सा जीत गया और इधर भाग गया, तो कुल मिला के इसके पास एक्सीलरेशन कितना आ गया? ए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट लाइक ई माइनस के वी डी डिवाइडेड बाई एम। लेट सपोज एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंपनसेटेड बाय द रजिस्टिंग फोर्स। इस केस में ए क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या है? जीरो। जब ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ई मस्ट बी इक्वल टू के वी डी। क्लियर है? तो यहां से वी डी क्या आ गया? ई बाई के इंटू ई। क्लियर? इस पूरे टर्म को अपन बोल देते हैं एक नया टर्म म्यू, म्यू इंटू ई। इसको बोला अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये यहां पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे म्यू है आपका मोबिलिटी। ये क्या है आपका? मोबिलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि मोबिलिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई थी और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था और आपसे पूछा था बताइए इसकी मोबिलिटी क्या होगी। मोबिलिटी क्या कह रही है? बेसिकली इजीनेस ऑफ दी चार्ज फ्लो। जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतना ज़्यादा चार्ज फास्ट मूव करेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? दिस इज द वन ऑफ द रिलेशन। नाउ आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और रिलेशन मैं एस्टेब्लिश करवाता हूँ। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन और एस्टेब्लिश करते हैं। अगेन वही सेम कंडक्टर अपने पास, एक कंडक्टर जिसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 टू द पावर 29 के ऑर्डर में, 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। चलिए
अगेन इसको अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ इसमें V एंड 0। मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ L है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी ले लिया अपन ने, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी इधर E डॉट। क्लियर है। अब मैंने इससे पूछा गया कि बताइए इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। अगर इसका मास कितना है, m है, तो इसका एक्सीलरेशन हो गया E डिवाइडेड बाई m। क्लियर है भाई बात, क्लियर है भाई बात। अब मान लेते हैं कि इसके दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम क्या है, टाउ है, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम। लेट टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ बताया था कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये भागा इधर बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन, टकराया फिर वापस इधर भागा, फिर टकराया फिर वापस इधर भागा। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इसने बिताया, मान लो इसने टाउ 1 यहाँ लगा होगा, टाउ 2 यहाँ लगा होगा, टाउ 3 इधर लगा होगा, तो इसका जो एवरेज टाइम है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिस दौरान चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फ्री था, बिना किसी कॉलिजन के था। क्लियर है भाई बात यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहूँ, जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएंगे 2, यहाँ से एक्सप्रेशन आएंगे 2, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी Vd इक्वल्स टू आपका E बाई m इंटू टाउ, एंड सेकेंड आएगी Vd इक्वल्स टू E टाउ बाई 2m। ये दो रिजल्ट मैंने बताए आपको, पहला और रिजल्ट दूसरा। कोई अंतर दिख रहा है क्या इसमें? बस थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन अभी के अभी खत्म कर देते हैं। ये है डेटा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जिसमें मान लिया कि टाइम और वेलोसिटी वेरी नहीं, सॉरी हाँ, वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा, यानी कि ठीक है। और ये है आपका रिजल्ट थ्योरेटिकल, ठीक है, ये रिजल्ट है थ्योरेटिकल। माना कि ये जब टकराया होगा तो 0 पर आ गया होगा, फिर वापस इसने गेन की होगी v वेलोसिटी, इस दौरान इसको टाइम लगा होगा तो 0 से v यानी कि हाफ। वहाँ से इसको थ्योरेटिकली अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है मुद्दे की, हम ऊपर वाला फॉर्मूला लें या ये वाला लें। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, बट ज़्यादा सही जो हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क है, सॉरी गलत बताया, ऊपर वाला ये वाला है। हमें कौन सा रखना है, E बाई m इंटू टाउ। यहाँ सारे टर्म्स आपको क्लियर है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को पता है। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। रिलेशन बिटवीन I एंड Vd, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको देखिए फटाफट। इसमें क्या अपने पास वही एक पुराना वाला कंडक्टर जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 28, ठीक है, नंबर पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर अपन ने देखा अगेन इसके पास एक बैटरी है V वोल्ट की, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L है। क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूँ एक सेक्शन की x एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, फिर एक सेक्शन की बात करूँ x डैश t इक्वल्स टू dt टाइम में, और हमें पता है कि यहाँ का जो भी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो किससे भाग रहा है,
वी डी से भाग रहा है। अगर उसको मैं टाइम दे दूं dt, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ से भागते 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 पहुँच जाएंगे इधर। क्लियर है? तो मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें dt टाइम में यहाँ तक पहुँचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो पूछा गया कि इसके अंदर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। लेट सपोज चार्ज हुआ dq, सिंपल dq चार्ज एक्यूमुलेशन। एक टर्म और कॉइन करते हैं n, क्या करते हैं n, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और मटेरियल दोनों की प्रॉपर्टी है। नाउ dq की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे dq क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे? अपन जानते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड हुआ। क्लियर है? तो इसमें चार्ज हुआ E और n टाइम्स, E इंटू एन टाइम्स, और n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, ये रहा वॉल्यूम। ये कितना हो गया? टोटल चार्ज एक्यूमुलेशन इन dt टाइम। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं, E में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। n में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम की बात करें, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, अगर VD से ट्रेवल की जाए dt टाइम में, तो VD dt, क्या इतनी ही लेंथ हुई? ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी? VD इंटू dt। तो ये हो गया आपका एरिया इंटू लेंथ, VD इंटू dt। क्लियर है? अब यहाँ से dq ये रहा, मैं इधर ले आऊँगा इसको dq बाई dt, और ये क्या हो जाएगा? ENA इंटू VD। ये क्या बन गया बेटा? एक करंट। तो ये रिलेशन आपका एस्टेब्लिश हुआ करंट और VD के अंदर। थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं, ठीक है, A को इधर डिवाइड कर दूँ, ENVD इक्वल्स टू I बाई A, तो एक नया टर्म बनता है जिसको अपन बोल देते हैं J। ठीक है, क्लियर है? ये रिलेशन आ गया J और VD के अंदर। जनरली यही पूछा जाता है, वेलोसिटी ये दी हुई है आपको और ये J दिया हुआ है EN, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बहुत सारे फॉर्मूले इसमें बन जाएंगे। क्लियर है इसमें?